हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक सीरीज है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कंप्लीट लिस्ट जो है इसको हम कवर कर रहे हैं। जितनी बॉडी इसमें कवर होती हैं वो सारी बॉडीज यहाँ पे कवर की जाएंगी। इस सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें चैनल में बहुत सारे शानदार कंटेंट हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। गुजारिश ये कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे अपने कमेंट जरूर करिएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, इसे हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज कॉल्ड यूपीएससी। और सबसे अच्छी बात है, ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया है। तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज है जो आप लोगों को जानते हैं, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी हम इसे बोलते हैं। और देखा जाए तो आप सभी लोग इसके बारे में भली भांति परिचित हैं। वन ऑफ द टॉप लेवल एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी फेयर एजेंसी बीते कुछ सालों से इनका रिकॉर्ड रहा है। दूसरी बात देखा है तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, लेकिन याद रहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी आर्टिकल, उस निकाय को हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं जिनका जिक्र कभी ना कभी कहीं ना कहीं संविधान में होता है। ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इन्हें बोलते हैं संवैधानिक निकाय। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए कौन से आर्टिकल इनके अलॉट किए गए हैं। यदि इसकी चर्चा करें तो आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक इनके बारे में जिक्र किया गया है, और वो भी पार्ट 14 में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आर्टिकल 313 से लेके आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक इनके बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक। दूसरा, यदि हम पार्ट की बात करें तो पार्ट कौन सा है? पार्ट है 14। इसको भी आप याद रखें, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। पार्ट 14 है जिसमें इनके बारे में चर्चा किया गया है। तो प्लीज रिमेंबर दिस वन। दोनों ही चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये क्या कराते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सारा प्रोविजन इनके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक में, कि इनका कंपोजिशन क्या होगा, अपॉइंटमेंट क्या होगा, रिमूवल क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस है, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ में ये देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी को बोल दे कि हाँ इनको बना दो तो वो बना देंगे, नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडी है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चलता। तो ये आप याद रखिए, दिस इज एक्टिंग एज इंडिपेंडेंट बॉडी। रिमूवल जैसा होता है, रिमूवल यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर का रिमूवल काफी इतना आसान होता नहीं है। प्रॉपरली कंडीशन लिखी हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि कंडीशन प्रॉपरली लिखी हुई है, इसलिए इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होता है, वो ऑलमोस्ट फेयर होता है। दूसरी बात देखा जाए तो हमारे यूपीएससी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, यूपीएससी के यदि हम कंपोजिशन की चर्चा करें, यूपीएससी का कंपोजिशन क्या है, इसमें कितने चेयरमैन होते हैं, कितने मेंबर होते हैं। वेल, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कंपोजिशन में चेयरमैन एक होते हैं, सिंपल सी बात है, दैट्स क्वाइट सिंपल वन। लेकिन यहाँ पे इनके अलावा कुछ मेंबर भी होते हैं, और देखा जाए तो चेयरमैन हो या मेंबर हो, उन सभी का अपॉइंटमेंट यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। वेल, तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि चेयरमैन और मेंबर की यदि हम बात करें, यहां पे यदि हम चेयरमैन और मेंबर की बात करें, इन दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। देखिए यहां पे एक समझने वाली बात है कि जब भी चेयरमैन और मेंबर का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं, इसका मतलब ये है कि यदि कोई कमेटी नहीं है तो डेफिनेटली रिकमेंडेशन किसकी होती है? रिकमेंडेशन होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो मैं लिख सकता हूं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। ये आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन इसमें काउंट की जाती है। लेकिन यहां पे यदि हम बात करें कितने मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर कितने होने चाहिए? मेंबर ये कंप्लीटली फुल डिस्क्रिप्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो नंबर ऑफ मेंबर मतलब जो मेंबर की स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन जो है, स्ट्रेंथ जो है ये कंप्लीटली प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय, या मैं कहूँ नंबर ऑफ मेंबर इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स
इज डिसाइड बाय प्रेसिडेंट। मतलब ये जो मेंबर्स हैं इनका जो नंबर है ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। मतलब ऐसा कोई आपको प्रोविजन लेके जाने की जरूरत नहीं है कि आप कितने मेंबर्स को यहाँ पे अपॉइंट करना चाहते हैं, और ऐसा कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ प्रेसिडेंट हैं, मतलब वो डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने मेंबर हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन जो है कंप्लीटली, मतलब कंपोजिशन इज डिसाइड बाय प्रेसिडेंट। तो आप इतना याद रखिएगा, कंपोजिशन इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। कंपोजिशन जो भी इसका ये है इट इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। इनका जो कंपोजिशन है वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, कितने मेंबर होंगे, कितने चेयरमैन होंगे। ये मतलब चेयरमैन तो एक ही होते हैं बट मेंबर्स के जो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे 9 to 11 मेंबर्स होते हैं यूजुअली चेयरमैन को मिला के। वेल यहाँ पे देखा जाए तो कमीशन के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या होगा, ऐसा कोई बेसिकली हमारे संविधान में लिखा नहीं है ना। ऐसा कोई संविधान में लिखा नहीं है। जब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो मेंबर्स का है वो कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये चीज जरूर लिखी है कि आधे मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए कभी ना कभी। तो क्वालिफिकेशन इज नॉट रिटन एज सच। क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हमारा क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए चेयरमैन और मेंबर का। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये लिखा हुआ है कि जो आधे मेंबर्स हैं वो उनका कभी ना कभी अपॉइंटमेंट वो दे मस्ट हैव वर्कड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वालिफिकेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्वालिफिकेशन जो है ये मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वेल यहां पे लेकिन एक चीज है, ये तो मेंशन नहीं है, दैट्स ट्रू, बट यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर हैं, इनमें से एक चीज लिखी है कि बट हाफ मेंबर मतलब आधे जो मेंबर हैं, हाफ मेंबर शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ, आधे मेंबर के पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाफ मेंबर शुड हैव experience of 10 years, experience of at least 10 years अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में या तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट आधे मेंबर्स के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज यहां पर लिखी हुई है, तो इसको आप याद रखेंगे। ऑलराइट, वेल अगली बात यहां पे ये लिखी हुई है, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, कि जो सर्विस कंडीशन है चेयरमैन की और मेंबर की, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है कि यूपीएससी के जो चेयरमैन और मेंबर हैं, यूपीएससी के चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, इनकी सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करेंगे? सर्विस कंडीशन इज डिसाइड बाय प्रेसिडेंट। तो यहां पे लिखेगा सर्विस कंडीशन इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। ये आप याद रखेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दिस वन। ऑलराइट, तो कंडीशन ऑफ सर्विस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, सर्विस कंडीशन जो है, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चेयरमैन और मेंबर की सर्विस जो कंडीशन है, ये खुद भारत के राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दे हैव टू डिसाइड। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे यदि हम टेनर की बात करें, यदि हम यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर के टेनर की बात करें, यदि इनके हम कार्यकाल की बात करें, फिट अबाउट टेनर, वेल टेनर की बात करें तो टेनर बहुत ही क्लियर है। देखा जाए तो चाहे चेयरमैन हो या मेंबर हो, इन सभी का जो कार्यकाल है वो 6 साल है, 6 years, या तो 65 एज, जो भी पहले पूरा हो जाए वो आपका यही कार्यकाल होगा। तो ये आप याद रखेंगे, 6 साल और 65 ईयर्स एज, जो भी पहले पूरा हो जाए यही आपका कार्यकाल होगा। तो ये आप याद रखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए तो हालांकि स्टेट पीएससी के लिए 62 साल होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि किसी भी टाइम अपनी ऑफिस से रिजाइन दे सकते हैं, है ना, लेकिन यदि प्रेसिडेंट इनको हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, और ये जो कंडीशन है ये काफी महत्वपूर्ण कंडीशन है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। बट याद रखने वाली बात यह है कि यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर का जो रिमूवल प्रोसेस है वो प्रॉपरली हमारे संविधान में मेंशन है। यूपीएससी चेयरमैन हो या मेंबर हो, इनका रिमूवल प्रोसेस ये हमारे संविधान में प्रॉपरली मेंशन्ड है, ये आप याद रखें। तो याद रखिएगा, रिमूवल प्रोसेस is mentioned in the constitution. Removal process is mentioned in the constitution. ये प्रॉपरली हमारे संविधान में मेंशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिमूवल प्रोसेस जो है हम किसी एक्ट से लेके आए, नहीं, ऐसा नहीं है। रिमूवल प्रोसेस जो है प्रॉपरली हमारे संविधान में मेंशन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो कंडीशंस लिखी हुई है, कौन कौन सी कंडीशंस लिखी हुई है आइए जान लेते हैं। तो रिमूवल के ग्राउंड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब इन ग्राउंड्स मिलने पर ही आप हटा सकते हैं। तो रिमूवल के जो ग्राउंड हैं, आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रिमूवल ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? तो रिमूवल ग्राउंड्स में यदि पहले ग्राउंड की चर्चा करें, वेल देखिए यहां पे लिखा है एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट, मतलब यदि इंसॉल्वेंट करार दिए जाएं। इंसॉल्वेंट का मतलब यह है कि दिवालिया घोषित कर दिए जाएं, मतलब इसी को हम बैंकरप्ट वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आपको बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाए तो आप बेसिकली आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, यदि ये अपनी ऑफिस में रहते हुए, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है यदि ऑफिस में रहते हुए किसी और जॉब में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफिस, यदि किसी आउटसाइड आप एम्प्लॉयड हो, काम कर रहे हो, तो कह सकते हैं अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यदि आप अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व हैं तो यहां पर भी आपको हटाने का बहुत ही फेवरेट ग्राउंड है। अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी है, तो ये आप याद रखेंगे। मतलब अपनी ऑफिस से बाहर किसी भी जगह पेड एम्प्लॉयमेंट में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। और तीसरी कंडीशन यहां पर लिखी हुई है ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट में, यदि ये देखा जाए तो इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड है। ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट में अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड, यदि इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड है या बॉडी है, यहां पे कंडीशन लिखिए इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड, मतलब दिमागी संतुलन जो है वो खो चुका है, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड। और कमाल की बात है यहां पर बॉडी भी लिखी है। इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी दोनों को ग्राउंड बनाया जा सकता है इनके रिमूवल के लिए। तो 3 ग्राउंड हैं जो इनके रिमूवल के लिए बनाया जा सकता है। दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इनको आप जरूर याद रखें। दीज आर 3 ग्राउंड्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लीज रिमेंबर दिस वन। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, ठीक है ना। अब देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो है इनको बाकी ग्राउंड इनसे तो डायरेक्टली हटा सकते हैं। रिमूवल ग्राउंड ये है। यदि इन ग्राउंड्स में देखा जाए तो यदि ये ग्राउंड पाए जाते हैं प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली रिमूव। तो यहां पे प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली रिमूव, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली रिमूव, यहां पे डायरेक्टली आपको हटाया जा सकता है। इसके लिए कोई भी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा यदि आपको हटाना है मिसबिहेवियर के लिए, बट इफ ग्राउंड क्या है? ग्राउंड इज मिसबिहेवियर। ग्राउंड क्या है? मिसबिहेवियर है, तब बात अलग है। लेकिन यदि ग्राउंड क्या है? मिसबिहेवियर है, तब थोड़ी बात अलग। मिसबिहेवियर मतलब कदाचार यदि ग्राउंड है तो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब देखिए ये क्या है, यहां पे प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट में ये इंक्वायरी के लिए भेजना पड़ेगा। यदि मिसबिहेवियर ग्राउंड में हटाना होगा, इन दैट केस प्रेसिडेंट हैव टू अपॉइंट, यहां पे फॉर दिस प्रेसिडेंट हैव टू अपॉइंट
president have to appoint यहां पे आपको एक इंक्वायरी कमेटी बनानी पड़ेगी, है ना, सुप्रीम कोर्ट की। तो टू अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट कमेटी मतलब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आपको रेफर करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट को मिलता है इंक्वायरी के बाद में कि हाँ रिमूवल का जो ग्राउंड है वो जेन्युइन है, तब प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, है ना। बट एडवाइस जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है वो बाइंडिंग है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, प्रेसिडेंट अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट कमेटी बट सुप्रीम कोर्ट एडवाइस, बट याद रखिएगा रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, recommendation of Supreme Court is binding, सुप्रीम कोर्ट की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है, इसको आप याद रखें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन जो है बाइंडिंग है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी में पाया कि मिस बिहेवियर फिट है, उस केस में आपको हटाया जा सकता है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो मिस बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी वेग है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो मिस बिहेवियर में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन लिखे हैं कि मिस बिहेवियर की जो ग्राउंड है वो क्या क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। अब देखिए यहाँ पर ये तो बाइंडिंग है, लेकिन कमाल की बात है मिस बिहेवियर इज ऑल्सो डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मिस बिहेवियर इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रहे मिस बिहेवियर जो है संविधान में प्रॉपरली डिफाइंड है। अब जानते हैं ये क्या होता है। मिस बिहेवियर इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये मिस बिहेवियर क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। अब मिस बिहेवियर की पहली चीज क्या है, यहां पहली चीज लिखी है कि मिस बिहेवियर कब काउंट किया जाएगा। मिस बिहेवियर तब काउंट किया जाएगा जब कोई यूपीएससी चेयरमैन या मेंबर, इफ यूपीएससी चेयरमैन मेंबर, इफ member is interested in any contract, member is interested in any contract, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बना रही है, उसमें इंटरेस्टेड है। इफ मेंबर इज इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटरेस्टेड हो तो आपको ये बहुत ही फेवरेट ग्राउंड है कि आपको हटाया जा सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पे लिखा हुआ है कि यदि कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहां पे देखा जाए इफ पार्टिसिपेट in the profit of such contract, ये भी एक बहुत ही फेमस ग्राउंड है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो या तो मेंबर से या तो किसी इनकॉर्पोरेट कंपनी से, याद रखेंगे पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी आप याद रखेंगे। दोनों ही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आप याद रखेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें। मिस बिहेवियर कुछ ये ग्राउंड लिखे हुए हैं हमारे संविधान में, जिसको आपको याद रखना जरूरी है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स। वेल यहाँ पे देखा जाए तो ये तो हमने रिमूवल ग्राउंड की बात की।
जब रिमूवल की बात करते हैं तो एक अपने आप एक पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस का, कि इनको किस तरह की स्वतंत्रता मिलती है। इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि एक ऐसी बॉडी हम बना रहे हैं जहां पे किसी भी तरह का बाहर से इंटरफेरेंस ना हो, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस। अब देखिए इंडिपेंडेंस में देखा जाए तो यहां पे कौन कौन से सेफगार्ड मिलते हैं। पहली बात यह है कि जो रिमूवल ग्राउंड है, यदि मैं पहले इंडिपेंडेंस की बात करूं कि रिमूवल ग्राउंड ऑलरेडी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिमूवल ग्राउंड में ऐसा नहीं है कि यहां पर इनको कैसे भी हटा सकता है, तो रिमूवल ग्राउंड इज ऑलरेडी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं लिख रहा हूं रिमूवल ग्राउंड इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान में ऑलरेडी मेंशनड है, ये आप याद रखेंगे, इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रकार से देखा जाए तो यदि मेंशनड है, यदि इन चीज़ों को ये पूरा गलत नहीं करते, इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी ऑफ टेनर एक प्रकार का है। क्या है इसका मतलब? ये इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेनर है, मतलब कार्यकाल की एक सिक्योरिटी है, मतलब इनको किसी भी तरह से आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि प्रेसिडेंट इनको एक बार अपॉइंट कर देते हैं, मतलब आफ्टर अपॉइंटमेंट जो भी कंडीशन ऑफ सर्विस है, आफ्टर अपॉइंटमेंट सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी चेंज। आफ्टर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस कैन नॉट बी चेंज। कंडीशंस ऑफ सर्विस कैन नॉट, ऐसा नहीं कि आपको अपॉइंट कर दिया और आपसे मूड खराब हो गया तो आपकी सर्विस कंडीशन ही चेंज कर दिया। नो, इट्स नॉट गोना हैपन। तो एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद में सर्विस कंडीशन किसी भी तरह से चेंज नहीं हो सकती। दूसरा एक प्रकार से इंडिपेंडेंस हमें दिया जाता है। ऑलराइट, तीसरी बात देखा जाए तो इंडिपेंडेंस का एक और नायाब नमूना यह है कि इनकी जो सैलरी है, इंडिपेंडेंस का एक और शानदार पॉइंट यह है कि इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं, जो भी है, सैलरी है, अलाउंस है, अलाउंस के अलावा जो भी एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हैं, पेंशन है, ये सारा का सारा जो है चेयरमैन और मेंबर का, ये भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, कम्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब भारत की जो संचित निधि है वहां से सारा पैसा आता है, कम्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इट कम्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि से ये सारा का सारा पैसा आता है, ये आप याद रखेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि इसको पार्लियामेंट में वोट नहीं किया सकता, मतलब दस दे कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसे निकलते हैं, नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। वोट ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट, इसमें वोट ऑफ पार्लियामेंट वाला सिस्टम नहीं होता कि इसको घटा दिया जाए या समथिंग लाइक दैट, ना, ये सारा काम नहीं होगा। तो डज नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, ओके, डज नॉट मैं लिख देता हूं, डज नॉट, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट यहां पर यह है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस मेंटेन करने का एक तरीका और भी है। इंडिपेंडेंस मेंटेन करने का तरीका और भी है कि जो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी है, इंडिपेंडेंस मेंटेन करने का और बहुत शानदार तरीका यह है कि जो हमारे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हैं, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, रिटायर होने के बाद में, ठीक है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी मतलब मैं इसमें लिखूं यदि आफ्टर रिटायरमेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी is not eligible for further appointment under government of India, government of state।
मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो, इसके अंडर में आप अपॉइंट नहीं कर सकते। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे हैं, इसको आप याद रखें। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो चीज़ें हैं रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके फायदा क्या मिलता है कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में नहीं अपॉइंट किया सकते। तो इसे बेनिफिट क्या मिलता है कि वो इंडिपेंडेंस के रूप में काम करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में कौन नहीं आता, जैसे गवर्नर बनाए सकते हैं, प्रेसिडेंट बनाए सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिपेंडेंस में एक और पॉइंट है, जैसे मेंबर की बात करें, यदि हम इन जनरल यदि बात करें मेंबर्स की, यदि हम बात करें मेंबर्स की, तो मेंबर्स को चेयरमैन बनाया सकता है। और यदि ये स्टेट पीएससी के चेयरमैन की बात करें तो उनको यूपीएससी में लाया सकता है ना। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। बट इसके अलावा तो याद रखिए, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसके अलावा बाकी एम्प्लॉयमेंट में आपको ऐसा नहीं कि बाकी एम्प्लॉयमेंट भी आपको अलाउड है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखा तो एक प्रकार से सुपर इनोवेशन होता है प्रकार से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको देखिए एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कैच है, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। अब जैसे मैं इसे बोलता हूँ, जो ये अगला पॉइंट है कि मेंबर ऑफ यूपीएससी, member of UPSC is eligible for, अब किस चीज के लिए एलिजिबल है देख लेते हैं। फॉर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीएससी, स्टेट पीएससी का भी चेयरमैन बनाया सकता है। बट नॉट अदर एम्प्लॉयमेंट, बट नॉट अदर एम्प्लॉयमेंट, बट नॉट अदर एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में आप नहीं जा सकते। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेल यहां पे एक चीज और भी पॉइंट लिखी है कि यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको यदि चेयरमैन अपॉइंट किया गया तो आप फर्दर आप होल्ड करोगे फर्दर 6 साल के लिए ऑफिस, ठीक है। तो यहां पे समझने वाली बात यह कि मेंबर ऑफ यूपीएससी एलिजिबल फॉर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी स्टेट पीएससी। अब देखिए यहां पे मान लीजिए मेंबर को हमने चेयरमैन बना दिया, यदि हमने किसी मेंबर को चेयरमैन बना दिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉच इट केयरफुली। यदि हम किसी मेंबर को अपॉइंट करते हैं यदि ये चेयरमैन के रूप में काम करते हैं तो टेनर क्या होगा इनका, तो टेनर ऑफ न्यू ऑफिस, न्यू ऑफिस, न्यू ऑफिस होगी, न्यू ऑफिस टेनर जो होगी वही होगी, टेनर विल बी 6 years, और 62 और 65 जो भी 66 6 years या 65 एज जो है ये यूपीएससी के मामले में है। 65 एज यूपीएससी के चेयरमैन यदि आप बनते हो तो उस मामले में है, या तो 62 एज है मतलब ये स्टेट पीएससी के लिए है। यदि नई ऑफिस में आपको चेयरमैन बनाया जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑफिस, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे सुपर इनोवेशन बोल सकते हैं कि जब आप रिटायरमेंट होने के पहले, मतलब रिटायरमेंट होने के पहले तक, ठीक है, मतलब पेंशन मिलने के पहले तक ये न्यू ऑफिस का टेनर रहेगा, तो ये आप याद रखिए। तो न्यू ऑफिस का टेनर जो है ये बिल्कुल अलग रहेगा, दिस इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, तो इसको आप याद रखें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर वन। न्यू ऑफिस का जो टेनर है वो कुछ इस तरह से डिसाइड होगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है।
अगला पॉइंट यहां पर यह है कि ये तो हो गया हमारा एक बार रिटायरमेंट होने के बाद में, तो दोनों के लिए कंडीशन यहां पे फिक्स है। अगली बात देखा जाए तो ये चीज समझने वाली बात ये है कि चेयरमैन हो या मेंबर हो, है ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी, यदि इन दोनों की हम बात करें तो यहां पे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिए। छठा पॉइंट हो गया ये। इसमें चीज समझिएगा कि नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ दैट ऑफिस, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ दैट ऑफिस। मतलब सेकेंड टर्म इज नॉट एलिजिबल। मतलब यदि हम बात करें सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म जो है यहां पर नहीं होता, सेकेंड टर्म विल नॉट बी देयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें। सेकेंड टर्म का यहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट। इसके बाद सबसे बड़ा जो टर्म आता है वो आता है फंक्शंस के बारे में। वेल, यूपीएससी का क्या फंक्शंस है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के क्या फंक्शंस हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। वेल, देखिए, फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पहली बात यह है, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि कंडक्ट एग्जाम। जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, उनके पब्लिक सर्विसेज हैं, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज के लिए, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। देखा है तो जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज है, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो, टू कंडक्ट एग्जाम, तो मैं यहां पे लिखता हूं टू कंडक्ट एग्जाम्स, टू कंडक्ट एग्जाम्स। और ये एग्जाम्स किसके लिए कंडक्ट कराते हैं? जितने भी हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब एवरीथिंग, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, या इसके अलावा पब्लिक सर्विसेज है, सबके लिए सेंट्रल सर्विसेज हैं, इन सभी के एग्जाम के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करते हैं। तो ये आप याद रखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेल, देखा जाए तो यहां पे एक और बड़ी एडवांटेज ये है, पब्लिक सर्विसेज। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो इन सभी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है। दूसरी बात देखा जाए तो यहां पे जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उसके लिए भी एग्जाम कराते हैं, जो पीएसयूज पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, बेसिकली पब्लिक सर्विसेज होती हैं, उसके लिए भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। राज्यों को भी असिस्ट करने काम करते हैं, है ना। दो से अधिक स्टेट यदि असिस्ट करें तो उनके लिए भी एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये तो बहुत बेसिक हो गया, दिस द बेसिक वन। सेकेंड की बात करें, मेनली एग्जाम्स कंडक्ट कराने में देखा जाए तो राज्यों को असिस्ट कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि असिस्ट स्टेट्स। अब ये स्टेट को तभी असिस्ट करेंगे इफ रिक्वेस्टेड बाय 2 or more स्टेट, इफ रिक्वेस्टेड बाय 2 or more states, रिक्वेस्टेड बाय 2 or more states, इस कंडीशन में ही असिस्ट करने आते हैं। या आप याद रखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। या दो से अधिक जो स्टेट्स हैं वो असिस्ट करने की बात करें तो उस कंडीशन में ये उनको भी असिस्ट करते हैं, किस लिए? एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। ये पॉइंट नोटेड डाउन होने चाहिए। फॉर ज्वाइंट रिक्रूटमेंट ऑफ एनी सर्विसेज, फॉर ज्वाइंट रिक्रूटमेंट ऑफ एनी सर्विसेज। ऑलराइट, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, फंक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें, और वो ये है कि इनसे कंसल्ट किया जाता है। ठीक है, कंसल्टेड ऑन दीज मैटर्स। अब देखिए, कंसल्टेड ऑन दीज मैटर्स,
कंसल्टेड ऑन। कब कंसल्ट करते हैं ये जानते हैं। यदि कोई मैटर्स है, ऐसा मैटर जहां पे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज है, इस कंडीशन में इनसे कंसल्ट किया जाता है। देखिए एक्चुअली क्या है, सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट कैसे करना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन कंसल्ट इसके लिए करती है। ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरी बात देखा जाए तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, ठीक है, या एक सर्विस से दूसरी सर्विस पे आपको करना है तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है। प्रिंसिपल टू बी फॉलोड, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड। किस चीज के लिए? फॉर अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स के लिए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। दूसरा प्रमोशन, फॉर प्रमोशन। तीसरा ट्रांसफर। ये सारी चीजों के लिए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें इनसे कंसल्ट की जाती है। वेल लेट मी टेल यू वन थिंग वंस अगेन, ये कंसल्टेशन जरूर की जाती है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये भी आप याद रखिए। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फॉर ट्रांसफर तो ठीक है, फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अदर, फ्रॉम वन सर्विस टू अदर, ये काफी महत्वपूर्ण है। फ्रॉम वन सर्विस टू अदर, एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ट्रांसफर करने में कंसल्ट किया जाता है। वैसे ट्रांसफर में कंसल्ट नहीं किया जाता, एक सर्विस से दूसरी सर्विस में यदि ट्रांसफर करना है तो कंसल्ट किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ऑलराइट। दूसरी बात यहां पे देखा जाए तो कुछ प्रिंसिपल्स और फॉलो किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैं कहूं कोई डिसिप्लिनरी मैटर्स है, इसके लिए भी कंसल्ट किया जाता है। जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं, अब डिसिप्लिनरी मैटर्स में क्या होंगे, मतलब किसी की रैंक को आप कम कर रहे हो, जैसे कि मैं डिसिप्लिनरी मैटर्स में देखा जाए तो यदि क्या करना चाहिए, विदहोल्डिंग, आप इंक्रीमेंट्स को कम करना चाहते हो, विदहोल्डिंग इंक्रीमेंट्स, विदहोल्ड इंक्रीमेंट्स, यदि किसी का इंक्रीमेंट्स आप रोकना चाहते हो किसी सिविल सर्वेंट का। या दूसरी कंडीशन है कि प्रमोशन को विदहोल्ड करना चाहते हो, विदहोल्ड प्रमोशन, प्रमोशन आप रोक ले चाहते हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिविल सर्वेंट का ऑलमोस्ट एक रूटीन में प्रमोशन होता है। तीसरा, यदि कोई रिडक्शन टू लोअर सर्विस, रिडक्शन टू लोअर सर्विस, रिडक्शन टू लोअर सर्विस, कोई लोअर सर्विस है या रैंक है, यहां पे आप रिडक्शन करना चाहते हैं तो यहां पे आप कंसल्टेशन करना थोड़ा सा जरूरी होता है, ठीक है। लेट मी स्पीक दिस वन थिंग वंस अगेन। मैं थोड़ा यहां से मॉडिफाई करूंगा, बिकॉज यहां पे क्या है कि ये जो पॉइंट है ये सी है। सी का मतलब ये है कि यहां पर कंसल्टेशन की बात अभी चल रही है। ओके। तीसरी बात यहां पे ये है कि किसी का कंपलसरी रिटायरमेंट करना चाहते हैं, यदि कंपलसरी रिटायरमेंट करना चाहते हैं तो वहां भी कंसल्ट किया जाता है। कंपलसरी रिटायरमेंट के मामले में भी कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात देखा जाए तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस, यदि किसी को सर्विस से ही हटाना है तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस, यहां पे भी कंसल्ट किया जाता है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, हालांकि किसी सिविल सर्वेंट का रिमूवल इतना आसान नहीं होता, बट फिर भी यहां पे कंसल्ट किया जाता है। या डिसमिसल करना है, देखा तो डिसमिसल यहां पे काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डिसमिसल और रिमूवल में थोड़ा सा डिफरेंस है।
आइए जानते हैं बेसिकली क्या डिफरेंस है। यदि किसी का आप डिसमिसल करना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां भी कंसल्ट किया जाता है, ये भी आप याद रखें। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस यहां भी कंसल्ट किया जाता है। यहां पे देखा जाए तो थोड़ा सा समझिएगा, रिमूवल और डिसमिसल में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिमूवल क्या होता है जान लीजिए थोड़ा सा। रिमूवल डज नॉट डिस्क्वालीफाई, रिमूवल डज नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, मतलब फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं करता, फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। और यदि डिसमिसल की बात करें, यदि यहां पे हम डिसमिसल की बात करें, दिस इज क्वाइट डेंजरस। डिसमिसल की बात करें तो यहां पे इस चीज को याद रखिएगा, इट डज डिस्क्वालीफाई, इट disqualifies for future employment, it disqualifies for future employment, ये आप जरूर याद रखेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डिसमिसल और रिमूवल में काफी बड़ा डिफरेंस है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट, अगला पॉइंट है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके लिए कंसल्ट किया जाता है। वेल नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट थिंग। कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन में एक बड़ा फंक्शन है जो कि काफी जानना जरूरी है। एनी क्लेम फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सिविल सर्वेंट इन डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। तो यहां पर कोई क्लेम है, इसको परफॉर्म करने काम करते हैं। यदि कोई क्लेम किया गया, एनी क्लेम, लेट मी राइट दिस डाउन वंस अगेन, यदि कोई क्लेम किया गया, एनी क्लेम फॉर रिइंबर्समेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिइंबर्समेंट of legal expenses, reimbursement of legal expenses incurred by civil servant, incurred by civil servants in defending legal proceedings। तो रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सिविल सर्वेंट्स, यदि कोई ऐसा मामला है तो वहां पर जो रिम्बर्समेंट का काम है वो भी यही करेंगे, तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा अगला पॉइंट ये है कि ये भी एक बड़ा पॉइंट है, पांचवा, एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ ए पेंशन, एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ पेंशन। अब जब मैं अवार्ड ऑफ पेंशन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब सिंपल सी बात है, यदि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सर्व कर रहा है और उसके साथ में कोई उसको इंजरी होगी या कोई ऐसा इंजरी केस हो गया, तो ऐसी कंडीशन पे यदि किसी का फोर्स्ड रिटायरमेंट हो रहा है तो पेंशन जो है इस मामले में इसको क्लेम कितना मिलना चाहिए ये डिसाइड करने का काम भी यही करते हैं। ठीक है, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आप समझेगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक मामले में और भी कंसल्ट किया जाता है, ये सारे कंसल्टेशन है। यदि हम बात करें अगले मामले की बात करें तो इनसे कंसल्ट किया जाता है मैटर्स ऑफ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट के मामले में। लेट मी राइट दिस वन डाउन, matters of temporary appointment,
मैटर्स ऑफ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, मैटर्स ऑफ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। और ये अपॉइंटमेंट कितना? फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। इससे कम का तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कर सकती है, बट 1 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंटमेंट करना है तो यहां पे कंसल्ट किया जाता है। एंड ऑन रेगुलराइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स, मान लीजिए अपॉइंटमेंट किया आपने, इसको रेगुलर करना चाहते हैं, तो उस केस में भी प्रोविजनल पीरियड का है तो 1 साल कम का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेगुलाइजेशन करना चाहते हैं तो यहां भी कंसल्ट किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट हैं, सो प्लीज रिमेंबर दिस वन। वेल, बट यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज कही जो कि काफी इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट if government fails to consult, if government fails to consult UPSC, if government fails to consult UPSC in the matters जो भी मैटर्स हमने डिस्कस किए हैं, in the matters, then the aggrieved public servant has no remedy. The aggrieved public servant has no remedy in the court, in a court। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। यदि गवर्नमेंट फेल होती है यूपीएससी से कंसल्ट करने के लिए इन दीज मैटर्स, तो एग्रीड पर्सन जो है उसके पास में कोई भी रेमेडी कोर्ट में नहीं मिलेगी। ये भी पॉइंट आप याद रखें। तो ये सारे मैटर्स हैं। यदि टेम्पररी अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट 1 साल से अधिक के लिए यूपीएससी से कंसल्ट करना जरूरी है। और बहुत सारे मामले हैं जहां पे ये चीजें लिखी हैं। रिम्बर्समेंट की बात है तो रिम्बर्स का मामला है तो यहां पर कंसल्ट करना जरूरी है। पेंशन यदि अवार्ड करना है तो यहां पे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप याद रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द गवर्नमेंट फेल टू कंसल्ट यूपीएससी इन द मैटर्स ऑफ, तो यहां पे देखा जाए तो एग्रीड पब्लिक सर्वेंट के पास कोई भी रेमेडी कोर्ट में नहीं मिलेगी। तो कह सकते हैं कि जो प्रोविजंस हैं, तो प्रोविजंस जो लिखे हैं यहां पे, प्रोविजंस आर डायरेक्टरी, provisions are directory, not mandatory. Provisions are directory, not mandatory. ये कोई मैंडेटरी नहीं है प्रोविजन, ये एक डायरेक्टरी प्रोविजन है। वो चाहे तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, उनकी मर्जी है। अब देखिए, कोई भी एडिशनल फंक्शन देना है, हालांकि इसमें लिखा है, ये भी उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है यहां पे फेयरली एक्ट करेगी, बट गवर्नमेंट इज टू एक्ट, बट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला गवर्नमेंट इज टू एक्ट फेयरली, गवर्नमेंट इज टू एक्ट फेयरली
and without arbitrariness and without arbitrariness fairly and without arbitrariness or malafide. यदि गवर्नमेंट आर्बिट्रेटनेस से एक्ट होती है या मेलाफाइड इंटेंशन से एक्ट होती है तो वहां पे आप कोर्ट जा सकते हो, बट यदि कंसल्ट नहीं करती तो इस मामले में आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर कोई एडिशनल प्रोविजन आपको ऐड करना है, तो कह सकते हैं द एडिशनल फंक्शंस कैन बी कन्फर्ड ऑन यूपीएससी बाय द पार्लियामेंट। तो द एडिशनल फंक्शंस can be conferred on UPSC by the parliament, एडिशनल फंक्शन दिया सकते हैं बट ये पार्लियामेंट के द्वारा दिए जाएंगे। ये चीज आप याद रखिए। एडिशनल फंक्शंस कैन बी कन्फर्ड ऑन यूपीएससी बट ये बाय पार्लियामेंट होंगे, तो इसको आप याद रखिए। ऑलराइट, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूपीएससी प्रेजेंट्स एनुअल बजट। यूपीएससी प्रेजेंट्स नॉट एनुअल बजट but presents annual report. UPSC presents annual report to president. प्रेसिडेंट के पास एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है एंड प्रेसिडेंट टेबल्स इट इन पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब यह है कि बोथ हाउस। ऑलराइट, अब यहां पर यह बताना होता है कि जहां पे कमीशन की एडवाइस एक्सेप्ट होगी along with advice accepted, along with advice accepted and reason for rejected advice, और यह भी आपको बताना पड़ता है कि आपने रिजेक्ट क्यों किया। यहां पे एक बड़ी पॉइंट यह है जो आपको याद रखने वाली बात है कि ये जो नॉन एक्सेप्टेड एडवाइस है, याद रखिए दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नॉन एक्सेप्टेड एडवाइस, नॉन एक्सेप्टेंस must be approved. Non-acceptance must be approved by appointments committee of Union Cabinet. By appointment committee of the Appointment Committee of Union Cabinet. यहां पे जी समझने वाली बात है, इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट
हैज नो पावर टू रिजेक्ट एडवाइस. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंडिविजुअल ministry has can not reject the advice. This is one of the most important point. अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट और भी हैं जो लिमिटेशंस में आते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं यूपीएससी के. लिमिटेशंस ऑफ यूपीएससी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग आल्सो. वेल, लिमिटेशन की बात यह है कि रिजर्वेशन है अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो इसके लिए कंसल्ट नहीं किया था. नॉट कंसल्टेड फॉर रिजर्वेशन, तो आप याद रखेंगे नॉट कंसल्टेड फॉर रिजर्वेशन. यदि किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना है तो गवर्नमेंट के पास पावर होता है, इनके पास कोई पावर नहीं होता. ऑलराइट. अगला पॉइंट यह है कि जो ग्रुप सी या ग्रुप डी पोस्ट होती हैं उनके लिए भी कोई कंसल्ट नहीं किया था. नॉट कंसल्टेड फॉर ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट. ऑलराइट. ये सारी चीजें हैं. और इवनली 1 साल से कम यदि किसी को अपॉइंटमेंट करना है तो वहां भी टेम्परेरी पीरियड में अपॉइंट करना है तो उसको भी कंसल्ट नहीं किया था. तो ये सारी चीजें हैं. हालांकि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि पोस्ट सर्विसेज और मैटर्स जो है परव्यू ऑफ यूपीएससी से बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वन. Friends, time is getting too much, so let's wind up the class right now. Rest of the part will be discussed in the next video. So that's all for now. So if you like the video, please hit the like button and do not forget to comment. That's all. Thank you so much.